नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। ऐसे तो बाय प्रोफेशन आईएएस हैं, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हैं और करती हैं। अभी डिप्टी सेक्रेटरी हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल में। तो यूट्यूब चैनल के द्वारा बातें काम की से जो बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम फियर है, उसको कैसे आप उसके लिए जो टिप्स हैं वो देती हैं। और ये जो है बहुत पॉपुलर हो गया है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। साथ ही साथ गाने भी गाती हैं और उसको भी यूट्यूब में शेयर करती हैं, तो उसमें भी उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। लोग अक्सर इनसे पूछते हैं कि आईएएस तो ठीक है, लेकिन फिल्मों में कब जा रही हैं, मुंबई का रास्ता कब पकड़ रही हैं। इंजीनियरिंग की, उसके बाद जो है, चूँकि फादर आईएएस थे तो आईएएस तो वो गवर्नमेंट सर्विस में आई और 2016 में उनको आईएएस अवार्ड किया गया। मेरे साथ हैं शीला दाहिमा। आइए हम इनसे आज बातचीत करेंगे। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम और हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा आप एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं, आप केवल आईएएस तक सीमित नहीं है, वो तो है आपका काम, आप कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे, चूँकि अभी एग्ज़ाम का समय है और एग्ज़ाम का फीवर हम सब ने उसको झेला है और अपने अपने तरीके से उसको उस फियर को झेला है। और आपका ये जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का यूट्यूब चैनल है, उसमें जो आप बातें काम की करती, बहुत पॉपुलर हो गया है। बहुत उसको चाहे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, सब पसंद कर रहे हैं। तो ये थॉट आपके अंदर कैसे आया? एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे विचार थे जब इस काम को मैंने सोचा था। और सबसे पहले मुझे यही लगा था कि हम जिन पदों पर होते हैं तो हमारी एक समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है और हम समाज को क्या कर सकते हैं योगदान। और चूँकि अभी मैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ हूँ और बच्चे सेंटर हैं मेरी सोच का, तो मुझे ये लगा कि बच्चों का हम ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करें। और जो आज का समय है जिसमें ऐसा लगता है कि जो नई युवा पीढ़ी है या जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, उन्हें एक सकारात्मक दिशा देने की भी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगा। और कोरोना काल के बाद भी बहुत ऐसी डिमांड सी भी लगी लोगों की कि कुछ पॉजिटिव विचार समाज में जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो आप कह रही हैं कि एग्ज़ाम का फियर तो डेफिनेटली सब में होता ही है, तो बच्चे उसको एक स्ट्रेस या तनाव या दबाव के रूप में ना लें, बल्कि उसको एक अनिवार्यता के रूप में लें कि जब हम किसी क्लास में जाते हैं तो परीक्षा के बिना हम अगली कक्षा में नहीं जा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग हो बच्चों में भी, उनके माता पिता में भी, शिक्षकों में भी। इस विचार के साथ मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तब मुझे ऐसा लगा कि उस समय चूँकि स्कूल्स भी बंद थे, कोरोना का समय था, तो हम वीडियो एक ऐसा माध्यम था मोबाइल के ज़रिए, इसको मुझे लगा कि ये किया जा सकता है। तो जब आपने पहली बार ये किया तो फर्स्ट वीडियो में कैसा रिएक्शन आया? हाँ, रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। लोगों ने एकदम बहुत पॉजिटिवली लिया उसको। और पहला वीडियो भी हमने सकारात्मक सोच पर डाला था, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी चीज़ प्रारंभ आपके दिमाग से ही होती है, आपकी सोच से ही प्रारंभ होती है। तो हम लोगों ने एक सकारात्मक सोच वीडियो डाला था और उसी दिन हमने एक और वीडियो भी डाला था, स्वयं पे गर्व करना। तो ये दो वीडियोस एक साथ डाले थे और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। और ख़ासतौर पे स्वयं पे गर्व करने के बारे में भी बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक भी दिया कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स मिला, पेरेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आपके इर्द गिर्द जितने जो हैं वो अगर हम देखें तो जनरली हम लोग मानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आईएएस होते हैं, ये थोड़े से एक दायरे में रहते, सीमित दायरे में रहते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी तो वैसी नहीं है, तो कैसे लेते हैं आपको? मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है। मतलब सभी का ये बड़प्पन है कि मैं जो भी करती हूँ
तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ख़ास तौर पे मेरे जो सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनके प्रति बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। हमेशा ही उन्होंने प्रोत्साहित किया है, और जो जूनियर है मुझसे तो वो भी उसे बहुत अच्छे से लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें आपसे एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो कुल मिला के वो बड़ा अच्छा लगता है। और जब हम आम लोगों की भी बात करते हैं तो उन्हें भी एक क्यूरियोसिटी रहती है, और उनको भी वो भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेते हैं कि ये अधिकारी हैं और अलग अलग तरह से ये काम कर रहे हैं। तो वो कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि सभी तरफ से बहुत स्नेह और सभी का सहयोग पूरा मिलता है। बहुत पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो था कि आप जो है मोटिवेट कर रही हैं एग्जामिनेशन फियर को कैसे कॉम्बैट किया ये, लेकिन इसके अलावा जो आप गाने गाती हैं, कई बार जो है आप गाने के कवर्स भी गाते हैं, कई ओरिजिनल भी आप गाती हैं, उसको भी यूट्यूब में डालती हैं, और कई आपके वीडियोस भी आपने उसको प्रोफेशनली जो शूट कराया है, और उसमें भी जैसा कि बहुत अच्छे गाने हैं, आप डांस करते हुए भी दिख रही हैं। तो इसको कैसे लेते हैं लोग? नहीं, लोग मतलब मैं बात कर रही हूँ आईएएस लोगों की। नहीं, जो मैंने बताया ना, मुझे लगता है मैं इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। यानी एक तरह से यदि कहूँ तो वो बहुत अच्छे शब्द भी कहते हैं, बोलते हैं यू आर अवर स्टार। अच्छा। मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा सपोर्ट क्या मतलब मिल सकता है। तो मैं बहुत ही खुश नसीब होंगी, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगता है। कि अगर हम बात करें आईएएस, आईपीएस और ये जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, धीर गंभीर होते हैं, और जो उनके दायरे हैं काम के उसी में वो बातचीत करते हैं। डिप्लोमेट्स ज़्यादातर माने जाते हैं। थोड़ा सा गाना या ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा बचते हैं। तो उसमें अगर आपको सहयोग उन सबका मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वाकई में जैसा आपने कहा, आप वाकई में बहुत लकी हैं। तो जैसे कि मैंने कहा भी था आपके इंट्रोडक्शन में, ये अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है कि मुंबई का रुख कब कर रही हैं? खैर, मुझे ये लगता है कि जो अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो एक बहुत ही मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें बहुत एक विविधताएं हैं। हम लोगों के बहुत हेल्प कर सकते हैं, और लोग हमारी बात को सुनते हैं, हमसे प्रेरित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में काफ़ी बहुत अच्छा काम है, जो खुद को भी संतुष्टि देता है, और हम समाज के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से भी बदल सकते हैं। तो अभी तो खैर मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता मेरा काम ही है, और फिल्मों में जाने की हाँ बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन अब वो मुझे लगता है कि कुछ नया करना और नया सीखना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो यदि कुछ ऐसा होगा, कुछ अच्छा ऑफर होगा, तो विचार किया जा सकता समय है, किया जा कर सकता सकती हैं। क्या समझती हैं, चूँकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मार्च का महीना जो होता है पूरा वो एग्ज़ाम का ही होता है, तो क्या लगता है किस तरह से जो है बच्चे जो हैं एग्ज़ामिनेशन फियर को काबू कर सकते हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पहले समय में तो जो होता था पढ़ाई जनरली गाइड्स के थ्रू होता, अब तो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हैं कि इतनी सारे माध्यम इतनी सारे हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से कम्बैट कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो तनाव और घबराहट है वो बच्चे उससे दूर रहें। अच्छा। क्योंकि आज के समय में बहुत एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हो गया है, और एक चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माता पिता भी बच्चों पे एक दबाव बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा फीडबैक जो हमें मिल रहा है, जो मैंने वीडियोस डाले हैं, उसके बाद बच्चों के भी जो हमें फीडबैक मिल रहा है, तो उसमें एक बच्चे ने यही बताया भी था कि हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि तुम्हें 80% अंक कम से कम लाने हैं। और फिर उसने ये भी लिखा कि मैडम उसके बाद बच्चे जो है वो डिप्रेशन में आने लगते हैं। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा हो, हर बच्चा यूनिक है, उसकी अपनी खूबियाँ हैं, साथ में क्षमताएं भी सबकी अलग अलग हैं। तो अपनी क्षमताओं को बच्चे देखें और अपना सर्वश्रेष्ठ वो करें। उसके बाद की जो चीज़ें हैं उस पर बहुत, जो गीता में कहा गया ना कि आप कर्म करिए, तो वो कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है, फल की चिंता ना करें, क्योंकि यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो वो स्वाभाविक है कि आपको उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे ही। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी रणनीति बच्चे बनाएं, और कोशिश ये करें कि वो साल भर पढ़ाई करें, क्योंकि आप सिर्फ 15-20 दिन में साल भर का कोर्स कवर करना बहुत मुश्किल है। तो साल भर पढ़ें और अपने आप पे भरोसा रखें, और बिना किसी तनाव, दबाव, घबराहट के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। निश्चित रूप से वो बहुत सफल होंगे। आपने जो अभी बताया कि जो
एक पेरेंट्स का प्रेशर रहता, पेरेंटल प्रेशर खास करके जो रहता है अच्छे मार्क्स के लिए, कंपटीशन का ज़माना है आजकल, जो है कट ऑफ ही 90% और 95% और उसके ऊपर होता है, तो ऐसे में घबराहट तो मतलब वाजिब है, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, क्योंकि जो अपना भविष्य प्लान कर रहा है। और जो ट्यूशन की प्रथा है उस पर आप क्या कहेंगे? आजकल जो बच्चे हैं सब ट्यूशन पढ़ते हैं। एक्चुअली ये एक सामाजिक मुद्दा है जो ट्यूशन का आप कह रही हैं, वो एक पूरा मतलब समाज ही को मिलके एक साथ उस पर सोचना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और जहाँ तक है, मुझे लगता है कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ गिने चुने विकल्प ही हैं नौकरी करने के लिए या अपनी आजीविका के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। आज के समय में, आज के समय की खूबसूरती ये है कि इतने सारे विकल्प हैं जो पहले, आज से 15 साल पहले नहीं थे या 10 साल पहले नहीं थे, लेकिन आज के समय में विकल्प भी उतने ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि यदि कोई किसी भी क्षेत्र में जो उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है या उसको लगता है कि कोई भी बच्चा उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक भी बहुत सारे विकल्प भी हैं। तो यदि मान लीजिए इस कंपटीशन के युग में यदि बच्चा थोड़ा कुछ अंकों से पीछे भी रह जाते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हताश होना या निराश होना तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप अन्य विकल्पों को खोजिए और उसमें आप अपना पूरा मन लगा के काम करिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी विफल होंगे। जैसा आपने भी पहले इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्विस में आई, तो इतना कैसे एकदम से दो अलग अलग दिशा? एक्चुअली इंजीनियरिंग मैंने कर ली थी, पर इंजीनियर बनना कभी मेरा सपना नहीं था। तो घर में एक प्रशासनिक सेवा का माहौल था, पिताजी और बड़े भैया उसी क्षेत्र में थे, तो बचपन में मुझे लगता है कि मैंने उस लाइन के अलावा कोई लाइन देखने का मुझे मौका नहीं मिला था, तो इसलिए वो एक स्वाभाविक रूप से वही विचार दिमाग में आया था कि हाँ, मुझे भी इसी प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाना है, तो मेरा रुझान इसी में था बजाय इंजीनियरिंग के। तो इंजीनियरिंग बस आपने यूं ही कर लिया? मतलब उसका श्रेय मुझे लगता है अपने जो स्कूल में जो फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, उनको दिया जा सकता है। मतलब आप पीयर प्रेशर में आ गई थी? मतलब पीयर, एक्चुअली प्रेशर भी उसको मैं नहीं कहूँगी, वो एक लगाव जो होता है ना, उस समय जब स्कूल में रहते हैं 11th 12th में, उस समय अपने साथ के जो सहेलियाँ होती वो उनसे बहुत लगाव होता है और ऐसा लगता है कि हम लोग आगे भी सभी लोग साथ ही रहें। तो मेरी सहेलियां सब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्स दे रही थी, तो फिर मैंने भी दे दिया था, तो फिर ऐसा हुआ कि मेरा फिर हो गया था सिलेक्शन। हो गया, तो आपने साथ में पढ़ाई करती रही? हाँ, कंटिन्यूएशन? फिर मैंने कंटिन्यू किया, फिर इंजीनियरिंग मैंने कंटिन्यू किया। आपने जैसा बताया घर में जो है माहौल ही था प्रशासनिक, फादर आपके चूँकि IAS ऑफिसर रहे हैं, क्या टिप्स दिया उन्होंने? एक्चुअली यदि ईमानदारी से कहूँ तो कोई भी टिप नहीं दिया। अच्छा, कुछ भी नहीं बताया? उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि नहीं तुम्हें IAS बनना है, ये दबाव भी नहीं डाला आपको? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई जो भी करना है करो, पर वो ये था कि मुझे ही शुरू से ही ऐसा लगता था कि जो भी काम किया जाए उसको अच्छे से ही करना चाहिए। कुछ तो टिप्स दिया होगा? अच्छा, पहले नहीं दिया होगा, बनने के बाद तो दिया होगा? नहीं दिया, पर मुझे लगता है कि जब हम कुछ काम करते चले जाते हैं, या देखिए ज़िंदगी में सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं किसी पे निर्भर नहीं रहती कि मैं उस व्यक्ति से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से सीखूं। मुझे लगता है कि यदि मुझे कुछ सीखना है तो मेरे पास बहुत सारे ज़रिए हैं। जैसे यदि आप मेरे सामने बैठी हैं, तो मुझे लगेगा कि मुझे इनसे कुछ सीखना है, तो मैं आपसे भी सीखूंगी। तो मुझे लगता है सीखना एक बहुत ही व्यापक टर्म है और हम किसी से भी सीख सकते हैं, और हम अपना आत्मविश्लेषण भी जब करते हैं तो हम अपनी खूबियों को भी तौलते हैं, खामियों को भी तौलते हैं। तो उस आत्मविश्लेषण या आत्म परीक्षण से या खुद के अंदर जब हम झांक के देखते हैं, तब भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। आपने कहा आपके फादर IAS थे, तो वो माहौल था, लेकिन कुछ तो ऐसी उनमें कुछ ऐसी खूबी रही होगी जिससे आप प्रभावित रही होंगी। भले उन्होंने आपको कभी नहीं कहा कि आप क्या करें ज़िंदगी में, आप अपना चॉइस, आपका डिसीजन खुद था, आपके पास चॉइसेस थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे आप प्रभावित रही होंगी और आपने सोचा होगा कि नहीं ठीक है, मुझे भी इस फील्ड में आना है। जी, एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं वो मैंने देखा है, वो उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, और लोग जब उनसे मिलते थे तो वो एक दबंग अधिकारी के रूप में भी जाने जाते थे और लोगों के हेल्पफुल थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों की काफ़ी मदद भी की थी। तो मुझे वो चीज़
काफ़ी अच्छी लगी कि जो मेरे पिताजी का नेचर है वो समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वो लोगों की सहायता करना चाहते हैं। और फिर ऑब्वियसली वो एक IAS अधिकारी थे, तो उनका जो एक मतलब पावर्स तो होती ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते थे उनमें, तो फिर ऐसा लगता था मतलब एक तरह से कि हाँ, हमें भी इस लाइन में जाना चाहिए। अब इन दिनों जो हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस, मतलब ब्यूरोक्रेसी और राजनेता या राजनीति दोनों लगता है जैसे एक दूसरे के पूरक है। देखिए, जब हम अपने संविधान पे जाते हैं तो संविधान में 3 अंग बताए गए हैं, जिसमें एक ब्यूरोक्रेसी भी है और ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हैं। और हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है, तो हम सरकारी तंत्र के बिना भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके बिना भी हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। और आप जो कह रहे हैं कदम ताल मिला के चलना, तो मुझे लगता है कि वो यदि हम अल्टीमेट एम, चाहे मैं एक नौकरशाह के रूप में या कोई पॉलिटिशियन है, उनका जो अल्टीमेट एम होता है समाज का कल्याण करना, तो जहाँ पर यदि दोनों मिलके ऐसा काम कर रहे हैं जिससे समाज के किसी व्यक्ति का भला हो रहा है, तो मुझे लगता है वो एक अच्छी ही चीज़ है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के लिए मैंने देखा है, जैसे पहले जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का भी एक बड़ा लंबा टेन्योर रहा है। बार बार ये कहा जाता था, पढ़ा जाता है, सुनने में आता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मध्य प्रदेश में हावी है। आप क्या करें? देखिए, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब जिसके बारे में मैं क्या कहूँ आपसे कि मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है, जो जितना मेरा संपर्क राजनेताओं से भी रहा है, तो मैंने कई बार उन लोगों को बहुत विषयों की गहराई में जाते हुए भी देखा है, और उनसे मिलकर अच्छा भी लगा कि ये लोग इतना सोच रहे हैं। तो मेरा अनुभव हो सकता है डिफरेंट हो, मुझे हमेशा पॉलिटिशियन से भी अच्छा ही सपोर्ट ही मिला है, या उनके साथ अच्छे अनुभव ही मेरे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हावी होने वाली बात का तो यदि मैं खुद का कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये दिमाग में नहीं रखती हूँ कि मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ तो मैं मेरी चीज़ हावी हो। मुझे ये लगता है कि फाइनली क्या चीज़ होनी चाहिए, तो मेरी सोच उस प्रकार की है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। आपके ये मोटिवेशनल वीडियोस हैं, गाना भी गाती हैं, IAS तो हैं ही, प्रशासनिक सर्विस में है, इसके अलावा भी और कुछ करती है? मुझे एक्चुअली कुछ नया सीखते रहना अच्छा लगता है, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ सीखूँ, तो वो मुझे पसंद है। तो जब समय यदि मिल जाता है तो कुछ कर लेती हूँ, कभी छोटी छोटी सी। जैसे एक बार मैंने वर्ली पेंटिंग की थी, मैं जब राज्य निर्वाचन आयोग में थी, और उस समय चुनाव थे पंचायतों के और नगरीय निकायों के, तो हम लोगों की काफ़ी मीटिंग्स होती रहती थी। और उस दौरान जो राज्य निर्वाचन आयोग है, तो EVM का चलन उसी समय शुरू हुआ था। फिर हम लोगों ने उसमें काफ़ी मेहनत की थी और प्रचार प्रसार भी किया था। तब मुझे दिमाग में थोड़ा सा ये आया था मैं कि वर्ली पेंटिंग मुझे सीखनी थी, तो मैंने वो वर्ली पेंटिंग सीखी हुई थी, और मुझे ये लगा कि मैं अपनी उस पेंटिंग को इससे कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ स्टेट इलेक्शन कमीशन के कामों से, और उसमें काफ़ी थॉट प्रोसेस हुई। फिर मैंने यही सोचा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे थे। जैसे हमारे जो आयुक्त महोदय थे, उन्होंने पूरा बहुत सारी हम लोगों ने VC सर के नेतृत्व में की थी, फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स की थी। फिर जो इलेक्शन का बूथ होता है, पंचायत चुनाव के लिए कैसा होता है, नगरीय चुनाव के लिए कैसा होता है, तो वो सारी थीम हमने उस पेंटिंग में मैंने डाली थी। और फिर वो निर्वाचन आयुक्त महोदय को हमने, मतलब निर्वाचन आयोग को मैंने भेंट की थी वो। काफ़ी जो ऐसा है मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है आपका। जैसे मैंने कहा कि आप कवर सॉन्ग्स भी करती हैं, खुद के आप पोइट्री भी लिखती हैं, खुद के भी गाने गाती हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए गाना। एक गाना जो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पॉपुलर गाना है, मेरा ओरिजिनल नहीं, लेकिन सब जानते हैं उस गाने को, और बड़ा ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी वो लगती, तो एक लाइन उसकी मैं सुनाती हूँ। हाँ। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी
जाने न तू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर सा जो है गाना हमें सुनाया, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक आप अपना ओरिजिनल भी हमको सुनाइए। एक मेरा जो पहला गाना था तो उसको मैंने ही लिखा था और लोगों का बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस आया था और लोगों ने ये भी कहा कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ही ज़िंदगी का गाना हो। आपने उनकी मन की भावनाओं को शब्दों में पिरो दिया और गा दिया, तो लोगों ने उसको खुद से बहुत कनेक्ट किया था। तो एक लाइन मैं उसकी सुना देती हूँ। और कई लोग मतलब लोग आज भी कई लोग बताते हैं कि हम कुछ लोग तो शायद रोज़ ही सुनते हैं उस गाने को, ऐसा भी बोलते हैं। तू मेरी राहों से गुजरता क्यों है, जब चलना नहीं है साथ मेरे तुझको। तू मेरी राहों से गुजरता क्यों है, जब चलना नहीं है साथ मेरे तुझको। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बिजी शेड्यूल्स आप लोगों का रहता है, तो उसमें एक समय कैसे निकालती हैं अपने लिए? जैसे कविता भी लिखती हैं, गाने भी गाती हैं, फिर शूट भी कर लेती हैं, वीडियो भी बना लेती हैं, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच भी दे देती हैं, इतना कुछ कैसे कैसे कर लेती हैं? एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि जो ज़िंदगी है उसके पलों का सदुपयोग होना चाहिए। तो एक शायद ये सोच मुझे प्रेरित करती है कि हम कुछ सार्थक करते रहें। और बाकी हाँ, समय निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, पर उसमें यही है कि मैं उसको धीरे धीरे करके जब जैसे समय मिलता जाता है वैसे ही कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार ये होता है कि समय नहीं रहता तो गाना भले ही मैंने रिकॉर्ड करा है, अभी भी मेरे कई गाने ऐसे जिसको रिकॉर्ड 3 गाने मेरे हैं जो रिकॉर्डेड हो चुके हैं लेकिन अभी वीडियो नहीं बना, तो उनको रिकॉर्ड किए हुए 1 साल से अधिक हो चुका है। तो पर मुझे ये लगता है कि ठीक है, जब जैसे जैसे हो सकेगा वैसे मिलेगा तो करती जाएंगी, लेकिन अपना आप धीरे धीरे अपना करती रहती हैं। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आता है आपके इस रूप में? चूंकि नहीं, वो लोग कुछ खास नहीं, उन्हें नॉर्मल लगता है सब। अच्छा। उनको बहुत नॉर्मल लगता है कि आप गाना गा रही हैं, पोएट्री कर रही हैं, और ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है, उनको नॉर्मल लगता है कि मतलब रूटीन वर्क है। अच्छा, ये भी रूटीन है आपकी? नॉर्मल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। मतलब उन्होंने कभी आपको ऐसा रोकना नहीं चाहा, ये नहीं कहा कि नहीं अब तुम आईएएस हो, देखो तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए, इसको यूट्यूब में मत डालो और ऐसे मत करो? नहीं, एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि क्योंकि बहुत अलग सी चीज़ थी, तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं क्या रिस्पांस होगा, लेकिन ज़िंदगी में रिस्क तो थोड़ी बहुत लेनी ही पड़ती। बहुत अच्छी बात आपने कही, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा, और आपको चूंकि इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है तो आप आगे ही निकलती गई। जी मैम, चूंकि आप पोएम्स भी लिखती हैं, कभी किताब वगैरह इस डायरेक्शन में सोचा है, किताब लिखने का? जी हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप किताब पब्लिश कीजिए, तो पोएम्स मैंने काफ़ी लिखी हैं और अलग अलग थीम्स पे भी लिखी हैं। जैसे कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ थोड़ी सी कह सकते हैं ज़िंदगी की सच्चाइयों से रूबरू कराने वाली भी हैं। तो मेरा प्लान है और थोड़ा बहुत मैंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू भी किया है, पर जैसे जैसे समय मिलेगा तो वैसे करूँगी। पर ज़रूर मैं चाहूँगी कि मेरी एक किताब जल्द आप मार्केट में आएगी भी। बिल्कुल मैम, आपने स्वदेश न्यूज़ चैनल में आप हमारे ऑफिस में आई, हमारे कार्यक्रम सबकी बात के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी जाते जाते आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी के महत्व को हम सभी को समझना चाहिए और ज़िंदगी में हम जितना सकारात्मक रह सकते हैं और साथ में लोगों को भी हम जो सकारात्मकता यदि बिखेर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए, और हमेशा खुश रहने की भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। बड़ा पॉजिटिव नोट पे हमारा ये इंटरव्यू जो है वो एंड हुआ है कि पॉजिटिव सोचिए और अपने ज़िंदगी को सार्थक बनाइए। तो दर्शकों, इस बार हमने आपको मिलाया आईएएस शीला दाहिमा से, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल तो है लेकिन साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, पोएट भी हैं, सिंगर भी हैं, अच्छा डांस भी कर लेती हैं, बुक लिख रही हैं। तो एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी से हमने आपको इस बार मिलाया। तो अगले एपिसोड में हम एक
मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।